दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मेरा नाम सर्वज्ञ भारिल है और चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका स्वागत है। एक छोटी सी शुरुआत हुई कुछ साल पहले और उस चैनल को, कुछ वीडियोस को, कुछ इंटरव्यूज को देखकर लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ये शुरुआत किस लिए की गई है, किसके द्वारा की गई है। कोई बहुत ज़्यादा जाना पहचाना नाम नहीं था, पर उसी चैनल ने आज इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली कि लोग पहले समझ नहीं पा रहे थे कि ये शुरुआत किस लिए की गई है, पर अब लोग इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, वो व्यक्तित्व हमसे कब प्रश्न पूछेंगे और उस YouTube चैनल पे हमको आने का कब मौका मिलेगा। तो ऐसे ही एक छोटी शुरुआत जब इतनी बड़ी बन जाती है तो मौका ये आता है कि अब उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति हमसे सवाल पूछते हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हर एक शख्सियत को बुलाकर सवाल पूछा, लोगों तक पहुंचाया उनके संदेश को, आज दोस्तों मौका आया है। और साल में एक बार मौका आता है कि हम उनसे सवाल पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उनके क्या उद्देश्य हैं और उनकी सोच क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, आज हमारे पास मौका है सिर्फ उनसे ही सवाल नहीं पूछने का, बट उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी आज हमारे साथ है, जो शायद पहली बार उनसे भी कुछ सवाल पूछकर उनके भी विचारों को जान पाएंगे। तन मन धन से लगे हुए हैं इस इंडस्ट्री के लिए समर्पित। मैं यहाँ पर आपके समक्ष आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुरेंद्र वत्स जी और विशाल वत्स जी को। आइए स्वागत करते हैं। वेलकम, स्वागत है आपका सुरेंद्र जी, विशाल जी। मेरे साथ मेरा सौभाग्य है कि श्री एसपी भारिल जी, मेरे अपने पिता भी आज साथ में हैं, जो मेरे साथ सवाल पूछेंगे। हर जनरेशन अपनी जनरेशन से सवाल पूछेगी और आज हमें बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पापा से कि वो इस सेशन की शुरुआत करें। पहले सवाल। थैंक यू सो मच। तो आज तो मतलब इसे मैं कह सकता हूँ कि शेर पिंजरे में आ गया, क्योंकि शेर ने न जाने कितने सारे लोगों को पिंजरे में लिया और आज मुझे मौका मिला कि मैंने शेर को पिंजरे में लाने का अवसर मुझे मिला है। थैंक यू सो मच सुरेंद्र मेरा छोटे भाई जैसा है और मैं बहुत वर्षों से सुरेंद्र को जानता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को जानता हूँ। इतना सॉफ्ट, इतना नरम, मुझे लगता नहीं कि कभी गुस्सा भी आता होगा सुरेंद्र को। और इतने प्यार से बात किसी से कहते हैं सुरेंद्र के, मना करने की हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, हिम्मत नहीं होती मना करने की कि मैं सुरेंद्र को मना कर दूं। सुरेंद्र, मैं कुछ क्वेश्चन तुमसे आज पूछना चाहता हूँ और मैं मतलब कुछ पिंच करूंगा तुम्हें कहीं कहीं, क्योंकि मैं बदला लेना चाहता हूँ आज तुमसे। ये जो सुरेंद्र सर ना, ये मौका बहुत कम चुनिंदा लोगों को देते हैं उनसे सवाल पूछने का। हाँ, तो मुझे चुनिंदा में है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। सर, आप पहला क्वेश्चन मेरे से पूछे, उससे पहले मैं बहुत आभारी हूँ सर्वज्ञ का और आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे से प्रश्न पूछें, क्योंकि आप जैसी जो पर्सनैलिटी हैं सर, बैरिल सर, स्पेशली आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आपने बोला कि पिंजरे में मुझे ले लिया है, तो थोड़ा सा नर्वस भी हूं मैं, लेकिन आपको देखता रहूंगा सामने स्क्रीन पे तो मुझे एनर्जी और मोटिवेशन आता रहेगा। सर, मैं बिल्कुल तैयार हूं और मुझे लगता है विशाल भी तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सुरेंद्र पूछना चाहता हूं कि जो तुमने चैनल चैट विद सुरेंद्र शुरू किया और इस इंडस्ट्री के लिए जो काम कर रहे हो, वो वास्तव में अनबिलीवेबल है। इसलिए अनबिलीवेबल है क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं किया और ये करना आसान भी नहीं था। इसमें टाइम, मनी, एफर्ट्स, एनर्जी, बहुत सारी चीजें लगती हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि सुरेंद्र, तुम्हारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत बड़ा है, टीम बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इस इंडस्ट्री के लिए इतना काम करने के लिए एक प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली और क्यों मिली? क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इससे पैसे नहीं मिल रहे हैं तुम्हें, मैं भी जानता हूँ इससे कोई कमाई नहीं हो रही, ये भी मैं जानता हूँ। लोग सोच रहे होंगे कमाई के लिए कर लिया होगा, ये भी लोग सोच रहे होंगे कि अपने नाम के लिए कर लिया होगा। इससे ज्यादा बड़ा नाम तो अपना नेटवर्क बिजनेस से हो जाता है। तो ऐसा क्या प्रेरणा का कारण था जिसने इंस्पायर किया इस बात के लिए और इस काम को करने के लिए? थैंक यू सो मच सर। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न अक्सर रहता है और मुझे लग रहा है कि आपके माध्यम से जो प्रश्न पूछा गया उससे बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। मैं सर 2001 में डायरेक्ट सेलिंग में आया और आपकी जो ऑडियो थी, यदि चूक गए तो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। शुरुआती दिनों में जोश भर के रखा। तो 2011 तक सर मैं बिल्कुल जैसे कूप मेंढक हम कहते हैं ना, तो कुएं का मेंढक था मैं। कुएं का मेंढक इन द सेंस कि मैं सिर्फ अपनी कंपनी के अलावा मैं डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं जानता था, बाहर कुछ नहीं जानता था मैं कि कितनी कंपनियां हैं, कौन सी हैं, क्या कर रही हैं। बिल्कुल एकदम मस्त हम लोग जा रहे थे, अच्छा बिजनेस था और ऑलमोस्ट मैं कंपनी के सबसे बड़े लेवल पे था वहां पे।
तो 2011-12 में सर जब डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत टफ टाइम आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था, तो उस समय हमारी कंपनी पे भी कुछ इश्यूज आए और हम लोगों ने एक बहुत लंबा आंदोलन किया 6-7 महीने तक का। उस समय थोड़ा सा हम लोग, मैं पर्सनली अगर मैं बातचीत करूं, चूंकि मैं दिल्ली में रहता था और बहुत सारी एक्टिविटीज दिल्ली में हुई, दिल्ली में हम लोगों ने रामलीला मैदान में, फिर जंतर मंतर पे धरना दिया, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोग मिले, संसद में गए हम लोग, उनको वहां पे हमने ज्ञापन दिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और उसके बाद फाइनली सर कंपनी स्टार्ट हो गई। तो जब कंपनी स्टार्ट हुई सर, एक चीज समझ में आ गई बहुत अच्छे से उस पूरे एपिसोड में कि अगर कंपनी को चलाना है ना तो पहले इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा, अगर इंडस्ट्री नहीं चली तो फिर कंपनियां नहीं चलेंगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो 2 लाइनें हैं सर कि घर सजाने का तसब्बुर तो बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाया कैसे जाए। वाह वाह, क्या बात है। तो अगर इंडस्ट्री बचेगी तो फिर कंपनियां तो बच ही जाएंगी सर, और कंपनियां तो चल ही जाएंगी। तो वो चीज कहीं ना कहीं अंदर गहरे से घर कर गई, और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस ने उसके बाद में बहुत गंभीरता के साथ में काम करना शुरू किया, मैं ये कह सकता हूं। और मुझे मौका मिला सर DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का। और वो मौका भी इसलिए मिला क्योंकि हम लोगों ने एक लंबा आंदोलन किया था और उस आंदोलन की कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा थी। और एडिफिकेशन मेक द पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जैसे लोगों से हमने सीखा है सर, जब आपको लोग एडिफाई करते हैं तो आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो जब वो जिम्मेवारी आई, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमने पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग के अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम किए सर, और गवर्नमेंट से हमने बड़ा क्लोजली काम किया। मतलब वो एक ऐसा दौर था बारिल सर कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई भी मिनिस्ट्री इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। हमने शुरुआत की थी RTI लगाने से, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमने कुछ मिनिस्ट्रीज को RTI लगाई कि भाई हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल है, इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, ऐसे पैसा बढ़ता है, तो क्या ये लीगल है या इलीगल है, ऐसे प्रश्न हमने किए, उनके गोलमोल जवाब आए। फिर हमने RTI दूसरे तरीके से लगाए कि भाई ये जो बिजनेस है मॉडल, ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो मिनिस्ट्रियां हमें गोल गोल घुमाती रही कि भाई आप इधर जाइए उधर जाइए, हमारे यहाँ पे नहीं आता। तो उन सारी प्रैक्टिसेस के बाद में फाइनली सर इंटरनेशनल कमेटी बनी और 2016 में फिर गाइडलाइन आई। तो वो एक बड़ी प्रक्रिया रही लंबी। तो उस आपका जो प्रश्न है सर कि मैं कैसे इस इंडस्ट्री में आया, तो वो जो घटना थी सर 2011-12 की, उस घटना ने मुझे बहुत प्रेरित किया, आंदोलित किया कि इंडस्ट्री के लिए कुछ कर। और मेरा एक हमेशा से विश्वास रहा है बारिल सर कि इस इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है। सुरेंद्र वत्स से 500 रुपए महीना की नौकरी से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एक प्राइवेट स्कूल में, फिर केबल ऑपरेटर का काम करते थे। तो कोई नाम नहीं, पहचान नहीं था, बहुत स्ट्रगल था लाइफ में। जो कुछ भी नाम मिला, फेम मिला, सुख सुविधाएं मिली, तो इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री ने दी। तो मैं उसको इस रूप में लेता हूं कि हमारा फर्ज है कि इंडस्ट्री के लिए हम लोग कुछ काम आए। तो कहीं ना कहीं एक भावना थी, उस भावना की वजह से एसोसिएशन में काम किया, और उसी भावना की वजह से 2019 में ये चैनल स्टार्ट किया। और इसके पीछे मकसद ये था कि हम लोग इकट्ठे हों, ज्वाइंट हों एक साथ में। जैसे मैं अपनी कंपनी का कूप मेंढक था, उसी में लगा रहता था, और कूप मेंढक हमें बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब लोग बाहर आए, देखें, ताका झांकी इधर करें, मैं बिल्कुल वो नहीं चाहता। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि हम लोग अपनी कंपनियों में फोकस रह के काम करें, लेकिन चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो टॉप अचीवर्स हैं अलग अलग एथिकल कंपनीज के, उन लोगों से हम लोग सीखें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफिसर से सीखें, सरकार क्या कहती हैं वो सीखें, जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं इंडिया के उनको हम लोग सुने, और डायरेक्ट सेलिंग में उनका क्या व्यू है उनको हम लोग देखें। तो ये एक छोटा सा प्रयास था सर, और प्यार मिला, व्यूवर्स का प्यार मिला। वो एक लाइन है सर कि मैं यूं ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ जुड़ते गए और कारवां चलता गया, कारवां बनता गया। तो जी उतना बड़ा विजन नहीं था, लेकिन आप जैसे लोग साथ में जुड़ते गए, आशीर्वाद मिलता गया, तो काफी बड़ा कारवां हो गया। जैसे सर्वज्ञ ने बोला कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, तो सर्वज्ञ ब्रांड उतना बड़ा नहीं था, लेकिन आपने बोल दिया तो और इजाफा हो गया उसमें। थैंक यू सो मच। तो अगर हर व्यक्ति इस बारे में सोचे जैसा सुरेंद्र आपने सोचा
कि इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहिए। ये वो वाली बात हो गई कि देश ने हमें क्या दिया हम इसकी चिंता करते हैं, पर मैंने देश को क्या दिया उसकी हम चिंता नहीं करते। अगर हर व्यक्ति इस बारे में सोचेगा तो हमारी इंडस्ट्री कहीं से कहीं पहुंचेगी, और इंडस्ट्री कहीं से कहीं पहुंचने का मतलब है हर व्यक्ति के सपने पूरे होना। इस इंडस्ट्री के का पहुंचने का मतलब कुछ और है, हर व्यक्ति के सपने पूरे होना और उससे घरों में एक घी के दिए जलना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट करते हैं। और जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो सुरेंद्र तुम्हारा नाम उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। आज विशाल भाई हमारे साथ हैं, मुझे लगता है पहली बार सब लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, तो कुछ सवाल आज मैं विशाल भाई से भी पूछना चाहूंगा। विशाल, आपका अपब्रिंगिंग जो है वो सब मुझे लगता है कि चूंकि 20 साल से सुरेंद्र सर इस इंडस्ट्री में है, तो पूरी अपब्रिंगिंग आपकी इसी इंडस्ट्री और इसी माहौल में हुई होगी, बचपन से मीटिंग्स में जाना, सेमिनार में जाना, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या फर्क देखते हो आप अपनी अपब्रिंगिंग में और बाकी आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? उनके फादर को शायद उनके फादर के साथ रह के उनको इतना पॉजिटिव माहौल नहीं मिला होगा जितना आपको मिला, तो क्या फर्क आप देखते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माहौल में और बाकी के माहौल में? सर्वज्ञ भाई, बहुत सुंदर सवाल है आपका, और इस सवाल को मैं बहुत पर्सनली बचपन से देख रहा हूँ। और मैं जेन्युइनली चाहता था कि ये सवाल मेरे से कोई कभी पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग सब लोग देखते हैं कि स्टेज पे लीडर्स आते हैं, बातचीत करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, बट घर पे क्या माहौल होता है, घर पे बच्चों पे क्या असर पड़ता है, मैं हमेशा से इस पे कुछ बोलना चाहता था। और मुझे अभी याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब डायरेक्ट सेलिंग के इस इवेंट में गया था तो मैं शायद 4th क्लास में था, और पापा ने ऐसे ही बोला था कि बेटा स्टेज पे जाना है और स्टेज पे कुछ चंद शब्द बोलने हैं। 4th क्लास में थे, ज़्यादा कुछ पता था नहीं, तो स्टेज पे जाके बस इतना बोला था कि हमें हमारी कंपनी की नमकीन बहुत पसंद है। और वहाँ से शुरू हुआ था, और ऐसे ही मीटिंगों में, हाँ मुझे याद है, मैं शायद पहली दूसरी क्लास से ही मीटिंग्स में जा रहा हूँ, और जो एजुकेशन और जो डेडिकेशन लोगों की वहाँ देखने को मिलती है ना, उससे सबसे पहली चीज़ होती है आपके गोल्स इतने बड़े बन जाते हैं कि आप एवरेज के लिए कभी रुकते नहीं हो। कि मैं कभी आपके दिमाग में नहीं आता कि मैं एवरेज हूँ, आपके सपने हमेशा 100 से ऊपर ही शुरू होते हैं कि 100 तो है, 100 से ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ। ऐसी मेंटालिटी बननी स्टार्ट हुई। और आई गेस ऐसा जो भी लोग जॉब के अंदर हैं या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, वो सिर्फ वहीं की वहीं सीमित रह जाते हैं कि अगर मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है तो मैं इसमें बस जो पापा कर रहे हैं मैं वो करता रहूंगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हमें मौका देता है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही सोच विचार स्टार्टिंग से था, और वो ग्रोथ माइंडसेट अगर किसी इंडस्ट्री ने दिया है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया है। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। मैं शायद 8th क्लास में था और मेरी पहली फ्लाइट थी, और हम श्रीनगर जा रहे थे। तो फ्लाइट वो 2-2.5 घंटे की फ्लाइट थी। तो जनरली क्या होता है, बच्चे हैं 8th-9th क्लास के, कि चलो देख लेते हैं, कुछ फोन में देख लेते हैं, कुछ लैपटॉप में कुछ पढ़ा होगा, कुछ कंटेंट होगा। तो मुझे याद है डैड का HP का लैपटॉप होता था उस टाइम, और मैंने लैपटॉप खोला, उसमें फोल्डर था मूवीज, और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि भाई अब 2-2.5 घंटे मेरे को मूवी देखने को मिलेगा और बिल्कुल रिलैक्स करते हुए मैं फ्लाइट का सफर तय करूंगा। उसमें मैंने फोल्डर खोला, मूवी में पहला था द सीक्रेट करके, ऐसे मूवी था और बड़ा इंट्रीगिंग टाइटल लगा। मैंने खोला, 5 मिनट देखे, मुझे पता नहीं लगा 2 घंटे कहाँ चले गए। और उस मूवी ने, द सीक्रेट, इसके ऊपर किताब भी, द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न। मुझे उस टाइम तो शायद इतना कुछ समझ नहीं आया द सीक्रेट, बट शायद वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में इतना चला गया। जब आप आगे पहुंच जाते हैं तभी आप पीछे के डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब मैं जब पीछे के डॉट्स कनेक्ट करता हूँ तो वो उस दिन की देखी हुई मूवी भी मेरे आगे के सपने डिसाइड कर रही है। तो आई गेस अगर वैसी चीजें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वैसी एजुकेशन, वैसा एनवायरनमेंट सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको दे सकती है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, ट्रू। बहुत बढ़िया बात कही विशाल ने। ये जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स की भी होती है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कैसा एटमॉस्फेयर, कैसे संस्कार और कैसा माहौल अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छी फिल्में देख रहे हैं तो आपके बच्चे अच्छी फिल्में देख रहे हैं। अगर आप ही नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चे कैसे करेंगे? अगला प्रश्न मेरा सुरेंद्र तुमसे है कि भाई तुम्हारा इतना एक्सपोजर है, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक्सपोजर सुरेंद्र बस का है, चाहे वो गवर्नमेंट को देख के मैं कहूँ, चाहे एसोसिएशन को देख के मैं कहूँ, चाहे लीडरशिप से, जो पूरी दुनिया भर की जो टॉप लीडरशिप के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उससे है। आज हर डायरेक्ट सेलर या जो इंडस्ट्री में व्यक्ति है, वो और उसकी फैमिली के लोग
ये जानना चाहते हैं कि हम क्या फ्यूचर देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है सर। बहुत सारे लोग जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो मेरे को ये बोलते हैं कि आप विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया इस पे जरूर बोलो। और वो वैसा काम हो गया मेरा सर, जैसे किसी होटल की दाल फेमस हो जाती है ना, तो फिर होटल वाला पनीर कितना बढ़िया क्यों ना बना ले, लोग कहते हैं यार दाल जरूर खानी है। तो इस पे मैं थोड़ी बातचीत करता हूँ, लेकिन बहुत एक विस्तृत सब्जेक्ट है। 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा सर इस पे। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के जब हम इंटरनेशनल डाटाज देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट अमेरिका से स्टार्ट हुआ 1959 से, हम लोग मानते हैं इसको, तो वहां पे स्टार्ट हुआ और वहां पे जो एक्टिविटीज रही, हमारे यहाँ पे 1990s के बाद में डायरेक्ट सेलिंग आया हमारे देश में। लेकिन अगर हम अभी डाटाज को देखें तो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो डाटाज हैं 2019 के, उनके आधार पर अगर हम देखें तो अभी हम लोग कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं दुनिया में। मतलब हम शायद पहले 15 कंट्रीज में भी हमारा कहीं नाम नहीं है वॉल्यूम वाइज अगर हम बातचीत करें। लेकिन उन डाटाज को जब हम बहुत गहराई से देखते हैं सर, टोटल टर्नओवर था 2019 में 1,80,000 बिलियन डॉलर का, बिलियन नहीं मिलियन डॉलर का था, सॉरी। और उसमें इंडिया का जो हिस्सेदारी थी वो मात्र 2,477 मिलियन डॉलर की थी। सबसे ज्यादा था अमेरिका का 35,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत बहुत बड़े हैं। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी चीज है सर डाटा में, चूंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं बहुत डिटेल में गया, तो वहां पे 3 साल का CAGR दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हर देश का दिया है। तो अमेरिका का जो CAGR है सर उसमें वो था कोई -0.3%। और इंडिया का जो CAGR है सर वो 16.3% है, और वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट है दुनिया में। और उसकी वजह बहुत साफ है कि 2016 में गाइडलाइन आ गई। गाइडलाइन आने के बाद में जो माहौल बना हमारे देश में, डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनीज थी, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने खुल के काम करना स्टार्ट किया। लीडर्स ने एक बड़े विजन के साथ में टॉप प्रायोरिटी पे रख के काम करना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से पिछले 3 साल का CAGR हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन उसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये, उसके बावजूद भी वॉल्यूम बहुत कम है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर इसी CAGR से हम लोग आगे बढ़ते रहे, तो मैंने उसको एक्सेल पे डाल के देखा था सर, 2037 में, मतलब अगर हर देश उसी स्पीड से बढ़े, उसी CAGR से बढ़े जो 2019 में था, तो 2037 में सर हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 देश बन जाएगा, जो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले बन जाएगा। चीन, जापान, कोरिया सब हमारे से पीछे हो जाएंगे। तो और जिंदा रहेंगे देखने के लिए। यस, वो देखने के लिए रहेंगे। और मैं इंडिया को सर एक आइडियल कंट्री के रूप में देखता हूं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और आइडियल कंट्री मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि पहली वजह तो ये कि 138 करोड़ की पॉपुलेशन का बड़ा देश है, जहां ज्यादा लोग होंगे वहां ज्यादा चलेगा डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा, यंगेस्ट नेशन है दुनिया में, सबसे ज्यादा युवा आबादी 20 साल से 40 साल की उम्र के लोग हमारे देश में हैं। और युवा अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, अच्छे गैजेट्स यूज करना चाहते हैं, बड़े सपने हैं, तो जहां युवा ज्यादा होंगे वहां डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा चलेगा सर। तीसरा मेरा ये मानना है सर, और शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, इंडिया जो है ना मोस्ट सोशली बाउंड कंट्री है। मतलब इतने रिश्तेदारियां निभाते हैं, जहां अमेरिका जैसे देशों में 10 साल में आदमी 2 पत्नी और पति बदल देते हैं, तो वहां हम 7 पीढ़ियां निभाते हैं, इतनी रिश्तेदारियां निभाते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत आइडियल इसलिए है क्योंकि लिस्ट आपकी बहुत लंबी बन जाती है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपके पास में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी। और चौथा एक मैं कारण बताऊं सर, हमारे देश में 54% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार लोग हैं 54% से ज्यादा। जबकि हम अमेरिका में अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से 20-22% बेरोजगारी है वहां पे। चाइना में देखेंगे शायद 27-28% बेरोजगारी है। हमारे देश में आंकड़ों के अनुसार 54% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। और बेरोजगार लोग मतलब ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते, निकम्मे नालायक हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रियां उनके पास में हैं, बस वो नौकरी चाहते हैं, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है, अपना कुछ काम करना नहीं चाहते। उन 54% लोगों को अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का विजन दे दें, उनको कन्विंस कर दें, तो वो सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए तैयार हैं सर। तो मैं जो भी मैंने देखा है, चाहे मैं गवर्नमेंट पक्ष की बातचीत करूं, मिनिस्ट्री में जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं सर,
गाइडलाइन ऑलरेडी हमारे बीच में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 पारित हो गया है, उसमें रूलिंग आएंगी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। उसके बाद में हमारी जो लॉन्ग टर्म डिमांड है वो ये है कि रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। और मुझे उम्मीद है कि जितना पोटेंशियल हमारी इंडस्ट्री में है और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा, सरकार उसी प्रकार से रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी जिस प्रकार इंश्योरेंस के लिए और कम्युनिकेशन कंपनीज के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। तो बहुत सुंदर भविष्य है सर, और उसी सुंदर भविष्य उसी विजन के साथ में काम करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें 2021 में 2037 के चश्मे के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को देखना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और सबसे बड़ी बात तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो विजन अभी सुरेंद्र जी ने बताया, उतना बड़ा विजन तो शायद किसी भी इंडस्ट्री का नहीं होगा। तो इससे बड़ी पोटेंशियल आपको कहाँ मिलेगी? जो लोग अब ये सोच रहे हैं करें नहीं करें, कैसे करें, ये चैलेंज वो चैलेंज फलाना, अरे चैलेंज तो कहाँ नहीं है। रोटी खाते हो तो उसमें भी चैलेंज आता है। तो इतने बड़े विजन के बाद भी अगर आप ये सोचो कि करेंगे ना करें, चैलेंज बहुत सारे हैं, तो शायद फिर हमारा दुर्भाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का इतनी डिटेल में और इतनी अच्छी तरह से उत्तर देने के लिए भाई सुरेंद्र। विशाल, आप MBA हैं, आपको कॉर्पोरेट का भी अब एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, क्या लगता है आपको यूथ क्या देख रहा है? जबकि अभी सुरेंद्र सर ने भी बात करी कि हमारा देश तो युवा देश है, यूथ क्या देख रहा है जिससे अट्रैक्ट हो रहा है, और अभी और क्या करने की जरूरत है हमें यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए? आपको क्या लगता है, आप किस नजरिए से देखते हैं? सबका एक अपना नजरिया होता है, आपका क्या है? सर्वज्ञ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस पे मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि क्या प्रैक्टिसेस बेटर होनी चाहिए यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है। तो कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि आपको महीने के अंदर कार मिल जाएगी, 3 महीने में आप यहाँ पहुँच जाएंगे, साल भर में तो आप करोड़पति बन जाएंगे, और वो अपने चेक दिखाते हैं, सब कुछ शो करते हैं। वो अच्छा है, बट उसके पीछे का जो मेहनत है उसको छुपाना और इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि 2 महीने में 3 महीने में हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, वो गलत है। बट अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू और यूथ को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो रियल डायरेक्ट सेलिंग उनको दिखानी पड़ेगी। अगर आप किसी को ये बोलेंगे कि सर 3 महीने में आइए और आप 3 महीने में ना आप लाख रुपए कमा सकते हैं, वो आपके साथ आगे जुड़ तो जाएंगे बट वो आपके साथ लंबे टाइम चलेंगे नहीं। और जब तक, क्योंकि बिजनेस कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, मोमेंटम का बिजनेस है, मोमेंटम में एक बार लोग आ तो जाएंगे बट जब तक कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगे तो ना आपकी टीम बनेगी ना आपका बिजनेस बनेगा। तो यूथ को उस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए कि आओ, दिक्कतें तो होंगी, जैसा अभी एसपी भारल सर ने बोला कि दिक्कतें तो हैं, बट जैसा वत्स सर ने बोला कि जो विजन है, अगर वो विजन दिखा के सब कुछ समझा के लोगों को इनवाइट किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और जैसा मैंने MBA भी किया है, सब कुछ मैं डेटा पे बहुत विश्वास करता हूँ। तो डेटा हमें ये बताता है कि जितने भी आपके टीम में लीडर्स होते हैं वो आपके करीब ही नहीं होते। जब हम स्टार्टिंग में लिस्ट बनाते हैं तो सब बड़े अचीवर्स, सब टॉप लीडर्स बताते हैं कि अपनी फैमिली से स्टार्ट कीजिए, अपने पड़ोसी से बात कीजिए, बट जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो वो पड़ोसी, वो रिश्तेदार शायद उतने ज्यादा आपकी टीम को लीड नहीं कर रहे होते हैं। जो टीम लीड करने वाले होते हैं वो लोग या तो आपके अननोन होते हैं स्टार्टिंग से, या फिर किसी और दूसरे शहर के लोग होते हैं। तो जब सोशल मीडिया का हम यूज करते हैं तो एक बेनिफिट हमें सोशल मीडिया ये दे देता है कि आप दूसरे शहर के लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर इसका अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग जिस मुकाम पे अभी है उसको 2037 की बजाय 2030 तक भी हम लेके जा सकते हैं, जो विजन से डायरेक्ट सेलिंग का सुरेंद्र सर ने दिखाया। तो जो वो सफर 2037 तक का है उसको 2030 तक लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है सोशल मीडिया। राइट, वेरी नाइस। हाँ, बात बहुत अच्छी है ये, और इम्पोर्टेंट भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्रश्न मैं सुरेंद्र आपसे पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारी लीडरशिप को एक ही समस्या आती है, और समस्या ये आती है कि लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्या लगता है आपको, ये क्यों छोड़ देते हैं लोग? आखिर इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना अच्छा पोटेंशियल है, इतना पैसे हैं, सपने पूरे होते हैं, तो लोगों के छोड़ने का कारण क्या होता है? क्यों लोग छोड़ देते हैं? अगर लोग ना छोड़े हो, जो एक बार आ गया वही करता रहे, तो पता नहीं क्या चमत्कार हो जाए। तो क्या करना चाहिए लीडरशिप को जिसकी वजह से लोग छोड़े ना? उसका क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, और बहुत बार ये मेरे सामने भी प्रश्न आता है। मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे सर, तो
जंतर मंतर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें मैं प्रेसिडेंट था DSGWA का। तो एक पत्रकार ने भी मेरे से प्रश्न पूछा था कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस कहाँ है। सक्सेस तो गिने चुने लोगों को मिलती है, ज्यादातर लोग तो यहाँ से असफल लौटते हैं। तो बिल्कुल सही है सर, लोग छोड़ देते हैं और उसकी कुछ वजहें हैं सर, और मैं वजह भी बताऊंगा, और एक दो, चूंकि समय की लिमिटेशन है तो एक दो मैं उसका सोल्यूशन भी बताने का कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगती है सर कि लोग है ना अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आके। मतलब एक आदमी 15 साल से नौकरी कर रहा है और 15 साल से नौकरी करने के बाद वो 20,000 रुपया महीना कमा रहा है। जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आता है, उसके ड्रीम पूछे जाते हैं, तो बोलता है जी मुझे 6 महीने में 30,000 रुपया चाहिए। 15 साल से मेहनत करके वो 30,000 पे पहुंचा है, फुल टाइम काम कर रहा है, 8-10 घंटे देता है, लेकिन उसको ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं पार्ट टाइम करूंगा, जैसे भी करूंगा, लेकिन मुझे 30,000 चाहिए। तो 30,000 आते हैं, 4 महीने में भी आ सकते हैं, बशर्ते कि उस प्रकार का विजन होना चाहिए, उस प्रकार की कमिटमेंट और प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बहुत बड़े बड़े टारगेट बना लेते हैं, जैसे विशाल ने भी उस चीज को बोला, उनको लगता है ये क्विक रिच स्कीम है, जल्दी इसमें अमीर हो जाएंगे, लोटरी जैसा काम करेगा। तो वो जो अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं या उस प्रकार के माइंडसेट से लोग आते हैं सर, तो वो वैसा कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, एक सीरियस बिजनेस है सीरियस इनकम के लिए, तो वो उस वजह से लोग चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं उसमें डायरेक्ट सेलर की मैं मानता हूं कि गलती है कि वो कहीं ना कहीं वो दोनों पक्ष नहीं दिखाते हैं, काम करने वाला पक्ष नहीं दिखाते हैं। वो छूट, क्योंकि प्रिपरेशन जैसी होगी ना सर, तो उसी प्रकार से लोग काम करेंगे। पहले दिन से प्रिपरेशन ये करके आएगा आदमी, यार मुझे तो लग के काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे रिजल्ट आएंगे। तो एक तो मुझे ये वजह लगती है सर, और दूसरी वजह मुझे ये लगती है कि लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। मतलब उनका अपनी जो बुद्धि है, अपनी नॉलेज है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जो भी सीखा है, तो वही तरीके अपनाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से तैयार नहीं होते हैं जी, सीखने को तैयार नहीं होते हैं। एग्जैक्टली सर, सीखने को तैयार नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बिल्कुल उल्टा वाला काम है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो पैसा तब मिलता है जब आप किसी की जेब से पैसा निकालते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आपको तब मिलता है जब आप किसी की जेब में पैसा डालते हैं, टीम में पैसा जाएगा तब आपको आएगा। तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, और वही तरीके अगर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं काम करते नहीं है। तो सिस्टम को अगर फॉलो करने लग जाए ना सर लोग, अपलाइन को फॉलो करने लग जाए, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को, तो मुझे लगता है कि फिर सक्सेस लोगों को मिल जाएगी। और एक वजह मुझे ये भी लगती है सर, लास्ट में अगर मैं बता, पॉइंट बहुत सारे हैं इसमें, एक पॉइंट मुझे ये लगता है कि लोग है ना अच्छी कंपनी मिलने के बावजूद भी दूसरी कंपनियों की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। वो अट्रैक्शन रहता है कहीं ना कहीं उनको। एक कहावत है इधर नॉर्थ इंडिया में कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है। हाँ, सही बात। माने अगर घी डाला ना तो ऐसा लगता है यार भाई की में ज्यादा डाल दिया, मेरे वाली में कम डाला है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग में भी रहता है कि हमारी कंपनी अच्छी, देखिए मैं उन कंपनियों की तो बात नहीं कर रहा जहां कंपनी अच्छी नहीं है। जहां एक कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, सक्सेस के परिणाम है वहां पे, और वहां पे भी आदमी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं कंपनी को। उसको लगता है कि नहीं यार उसमें कामयाबी मिल जाएगी, उसमें कामयाबी मिल जाएगी। जो वो कंसिस्टेंसी नहीं है एक कंपनी के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण बनता है। और आंकड़े ये बताते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी लोग कंपनी चेंज करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे महारथी हैं सर कि एक साल में 4-4 कंपनियां बदल देते हैं लोग। ओह माय गॉड। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है, लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है और लोग जल्दी छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनको फेथ गेन नहीं होता है, उनको फेथ होना चाहिए कंपनी पर, अपने आप पर, सिस्टम पर, अपलाइन पर, और लर्निंग एटीट्यूड में आना चाहिए, क्योंकि लर्न तो करना पड़ेगा। अब एक टीवी खरीद के लाते तो पहले मैनुअल साथ में आता है, और हम उसके बिना ही शुरू कर देते हैं तो फेल तो होना ही है और छोड़ना तो होता ही है हमको। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम परफेक्ट। सुरेंद्र सर, ये सब करते करते इंडस्ट्री के लिए इतना आप कर रहे हैं, ये चैनल भी रन कर रहे हैं, कितने आप सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू भी ले चुके हैं, इसके साथ साथ अपने बिजनेस पे कैसे ध्यान दे पा रहे हैं आप? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीम वाले ये सोचने लग गए हों कि सुरेंद्र सर अब चैनल पे ही लग गए हैं, अब हमारे पे ध्यान कौन दे रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है सर्वज्ञ, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, अपनी टीम के सामने भी ये मेरी बात चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डायरेक्ट सेलिंग हम सब लोगों को है ना सर, हमारी कलाओं को बहुत विकसित कर देती है, हमारी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत सारा काम करती है। और डायरेक्ट सेलिंग ये बताती है कि आप एक साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर अच्छी नीयत के साथ में आप काम करें।
तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं देता हूं सर। चैनल की अगर हम बातचीत करें ना, तो चैनल को तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता हूं। मतलब जनरली ऐसा रहता है कि जब हम लोग इंटरव्यू शूट करते हैं, स्टूडियो में जब हम लोग इंटरव्यू शूट करते हैं, तो एक दिन में सर मैं 15-15 इंटरव्यू शूट कर लेता हूं। मतलब मॉर्निंग में जाता हूं स्टूडियो में और रात तक हम लोग लगे रहते हैं। तो एक दिन में 15 इंटरव्यू का मतलब ये हुआ कि हमारा 4 महीने का कोटा पूरा एक दिन में ही हो जाता है। और पैशन है सर ये मेरा, मुझे अच्छा लगता है। लोग क्या सीखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन लोगों को मैं यहाँ बुलाता हूँ, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को बुलाता हूँ, तो उनसे मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं यूं कहूं कि ये चैनल शुरू करने के बाद में मेरा अपना बिजनेस बहुत बढ़ गया, तो वो बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने बहुत ग्रो किया है, और इसलिए किया है क्योंकि मैंने सीखा बहुत कुछ। जनरली आदमी व्यूअर एक बार किसी इंटरव्यू को देखता है, लेकिन मैं 4-4 बार देखता हूँ। एक बार तो शूट करते समय देखा, फिर एडिटिंग के समय देखा, फिर बाद में एक आध बार देख लिया। तो वो 4-4 बार देखने का जो इनपुट मुझे मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं काम करता है। तो मैं बिल्कुल, और अच्छी बात ये है सर्वज्ञ, ऐसा लोग कहते हैं कि मेरी टीम के सारे लोग मेरे से सेटिस्फाई हैं। मल्टीपल लेग्स में जनरली है ना, लोगों को शिकायत रहती है कि यार उस ग्रुप को ज्यादा देते हैं, उसको कम देते हैं। तो लकीली मैं इस बारे में अच्छा हूं। लोग मेरा कहते हैं कि मेरे से कोई शिकायत नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि आप टाइम नहीं देते। और मैं कभी ये नहीं देखता कि ये मेरी कौन सी लैग है, कौन सी प्रायोरिटी लैग है। मैं इमोशंस के साथ में काम करता हूँ, इमोशनली लोगों के साथ में अटैच रहता हूँ, और जहाँ इमोशन और आपकी केयरिंग एटीट्यूड रहता है, तो फिर शिकायतें नहीं होती सर्वज्ञ। और किसी की शिकायतें हैं तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा वो पर्सनली मेरे से बोलें, शिकायत बताएं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, आपसे तो कोई शिकायत हो ही नहीं सकती, और ये सवाल जरूरी था इसलिए मैंने किया। आप इमोशनली जुड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ दिन पहले जब हम दिल्ली में मिले थे, तो आप हमारी मुलाकात भली पहली थी, पर आपने यूं ही कह दिया कि देखो जब निकलोगे तो गुड़गांव से निकलोगे, कभी रुको, साथ गप्पे मारेंगे बैठ के। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये आत्मीयता लगी, अपनापन लगा। और विशाल भाई, आपको कैसा लगता है, एक सेलिब्रिटी का बेटा होने के नाते आप कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे लगता है ये आखिरी सवाल है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सेलिब्रिटी का बेटा होके सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो जरूर आती है, बट साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव भी होता है कि उन्होंने इतना कुछ सेटअप किया है, उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे लिए सेटअप की है। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव फील होता है कि इस फाउंडेशन के ऊपर जो इमारत हमने इतनी सुंदर बनानी है ना, इतनी सुंदर बनानी है, जो लोग फाउंडेशन को देख के खुश होते हैं ना कि क्या फाउंडेशन बनाई है, वो इमारत को देख के कहीं कि क्या क्या ऊंची इमारत बनाई है, और क्या क्या लाल किला, क्या कुतुब मीनार, क्या आपका बुर्ज खलीफा, इतनी ऊंची इमारत बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड जनरेशन, और ये सोचे कि लेगेसी कैसे आगे लेके जानी है, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो समय कम है, और एक अंतिम प्रश्न सुरेंद्र भाई तुमसे, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सीनियर लीडर हो आप, और आपका इतना बड़ा एक्सपोजर है, इतनी सारी चीजें लोगों को सिखाई हैं, तो लीडरशिप को, सीनियर लीडरशिप को क्या संदेश देना चाहते हो? उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। क्योंकि लोग ऐसा है ना कि अपनी अपलाइन को तो यूं समझ लेते हैं, बेचारा जो समझाता है उससे तो क्यों सीखना है, तो कोई तीसरे कोई सीख लेता है, आदमी ज्यादा अच्छा रहता है। मैं जो सीख तो नहीं कहूंगा देना चाहता, बच्चा अपने बाप की जगह चाचा से सीखना पसंद करता है। तो अभी आप सबके चाचा हो यहाँ पर, तो बता दो लोगों को, संदेश दे दो। मैं बिजनेस के रूप में तो नहीं कुछ देना चाहता सर, बताना चाहता कि भी बिजनेस कैसे बढ़ाना है। हाँ, इंडस्ट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं सीनियर लीडर से ये जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसा सीखा कि जब हम लोग कंपनी में सीनियर हो जाते हैं ना, तो फिर हम लोग एक ग्रुप के अपलाइन नहीं रहते हैं, हम कॉमन अपलाइन बन जाते हैं। फिर हमारे लिए ग्रुप का भाव नहीं रहता, हम सबको एक जैसा ट्रीट करें, वो वाली हमारी एटीट्यूड और हमारी सोच होनी चाहिए। कोई क्रॉस लाइन का बंदा भी हमें मिलता है तो हमें उसको वैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए जैसे हम अपने डाउन लाइन को प्रेरित करते हैं और उस प्रकार की बातें करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति कंपनी में बहुत सीनियर बन जाता है, तो फिर वो कंपनी का भी नहीं रहता, वो इंडस्ट्री का बन जाता है। उसको एक इस रूप में सोचना चाहिए कि भाई मैं इंडस्ट्री का, मैं सिर्फ कंपनी का नहीं हूं, मैं इंडस्ट्री का हूं, और इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हालांकि मैं कंपनी का बड़ा अचीवर हूं, कोई भी आदमी, लेकिन वो ये सोचे भी इंडस्ट्री है तो ही तो कंपनी है।
तो वो इस फीलिंग के साथ में काम करे कि इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए मैं काम करूंगा, जहां गलत हो रहा है मैं उसको एक्सपोज करूंगा, और मैं अननेसेसरी जो अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं उनकी टांग खिंचाई नहीं करूंगा, अच्छी कंपनियों के लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उनको ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरी बहुत बढ़िया है, मेरे वाली में आगे चले जाओ। तो उसका एक प्रोस्पेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और अच्छा माहौल बनाने के लिए मुझे काम करना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं देखता हूं सर कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एटीट्यूड प्रोस्पेक्टिंग का रहता है। मतलब उनके मन में यही रहता है कि यार कहाँ से 2-4 लोग मुझे मिल जाएं, कहाँ मैं एक नई ग्रुप स्टार्ट कर लूं। तो वो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो ये नहीं होना चाहिए कि किसी को लेग पुलिंग करके, या वैसा भाव मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। फिशिंग करके नहीं हो, फिशिंग करके नहीं हो, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही वर्ड आपने बोला सर। और बस एक भाव यही होना चाहिए सर सबका कि इंडस्ट्री के लिए